मैकफी एंटीवायरस बनाने वाले जॉन मैकफी जैसा सरफिरा अरबपति बिजनेसमैन शायद ही कोई होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये वीडियो देखकर आपको खुद पता चल जाएगा। रशियन रूलेट नाम के एक खेल से तो आप परिचित ही होंगे। अगर नहीं है तो आपको बता दें कि रशियन रूलेट एक खतरनाक खेल है। इसका खिलाड़ी जिंदगी से खेलता है। वो रिवॉल्वर में एक गोली डालता है, रिवॉल्वर का सिलेंडर घुमाता है, फिर रिवॉल्वर की नोक अपने माथे से सटाकर ट्रिगर दबा देता है। आगे उसकी किस्मत, अगर खाली चैम्बर दबाया तो जान बच जाएगी, वरना खुद उसके हाथों चलाई गोली उसके माथे में धंस जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। आज जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ऐसे ही खत्म हो चुके खेल का किस्सा है। एक 66 साल का आदमी था, बेहद कामयाब और अमीर, लेकिन हरकतें बड़ी बहकी। वो अपना देश छोड़कर भाग आया। जिस नई जगह बसा उसकी सरकार ने इल्जाम लगाया, कहा ये आदमी अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर ड्रग्स की तस्करी का इंतजाम कर रहा है। एक पत्रकार इस आरोप का सच जानने निकला। वो उस आरोपी का इंटरव्यू लेने सीधे उसके घर पहुंच गया। ड्राइंग रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे कि तभी उस कारोबारी ने एक रिवॉल्वर निकाली, उसमें एक बुलेट डाली, रिवॉल्वर का सिलेंडर घुमाया और उसे अपने सिर से सटा लिया। पत्रकार के होश उड़ गए। उसने कारोबारी से रिवॉल्वर नीचे रखने को कहा, मगर कारोबारी नहीं माना। उसकी आंखें एकटक पत्रकार को ताकती रहीं। डर के मारे सिहा हो चुके पत्रकार को देखकर उसे जैसे कोई नशा हो रहा था। उसने अपने माथे पर तने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने तेजी से 3 बार और ट्रिगर दबाया। 5 चैम्बर्स वाले रिवॉल्वर का ट्रिगर 4 बार दबाया जा चुका था। इस बार प्रोबेबिलिटी नहीं, सर्टेनिटी बची थी। तय था कि अब की ट्रिगर दबाया तो मौत निश्चित है। और इस पॉइंट पर कारोबारी रुका। उसने कहा, मैं पूरे दिन ये खेल सकता हूँ, 10,000 बार ये खेल दोहरा सकता हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। आज उसी कारोबारी की खबर आई है। वो जेल की एक कोठरी में मरा हुआ पाया गया। शख्स का नाम था जॉन मैकफी। कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक मशहूर कंपनी है मैकफी कॉरपोरेशन। इसके फाउंडर थे जॉन मैकफी। उन्हें कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का रचनाकार माना जाता है। इतना मशहूर और काबिल टेक कारोबारी जेल में क्यों बंद था, उसकी मौत क्यों हुई, आपको विस्तार से बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी पाकिस्तान में। वहाँ लाहौर के 2 भाई रहते थे। उनके नाम थे बासित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी। अमजद 24 साल का था और बासित 17 बरस का। दोनों भाई एक कंप्यूटर स्टोर चलाते थे। उन्होंने मिलकर हार्ट की मॉनिटरिंग से जुड़ा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया। कुछ रोज बाद दोनों को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। कैसी धोखाधड़ी? उनसे सॉफ्टवेयर खरीद कर ले गए कुछ ग्राहक उसकी पायरेटेड कॉपी बेच रहे हैं, वो भी बिना बताए। अलवी ब्रदर्स को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा ये रोकना होगा। यही सोचकर उन्होंने एक कोडिंग की। ये कोडिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को पायरेसी से बचाने के लिए बनाया गया था। अलवी ब्रदर्स ने इसे नाम दिया था ब्रेन। ये कैसे काम करता था? जब कोई यूजर सॉफ्टवेयर के पायरेटेड कॉपी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता तो साथ में वायरस भी कॉपी हो जाता। उस शख्स को अपने कंप्यूटर पर एक मैसेज दिखता। इसमें लिखा होता, वेलकम टू दी डंजन कॉपीराइट 1986 ब्रेन एंड अमजद ब्रेन कंप्यूटर सर्विसेज 730 इस्लामी ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर, पाकिस्तान। फोन नंबर 430791। Beware of this virus. Contact us for this vaccination. अलवी ब्रदर्स ने वायरस कोडिंग में अपना नाम, पता, फोन नंबर सब डाल दिया था ताकि लोग उन्हें कांटेक्ट करके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का पैसा दें और अपने कंप्यूटर को वायरस से रिहा करवाएं। अलवी ब्रदर्स का फॉर्मूला सफल रहा। उनके पास वायरस छुड़वाने के लिए कई फोन आने लगे, मगर फिर एक ट्विस्ट आया कहानी में। अलवी भाइयों के पास विदेशों से भी कॉल आने लगे। लोग कहते, तुम्हारा वायरस हमारे कंप्यूटर में आ गया है, इसे ठीक करो।
अल्वी ब्रदर्स का बनाया वो वायरस देश विदेश में फैल गया था। इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस अटैक माना जाता है। इसी प्रसंग से होती है जॉन मैकफी की एंट्री। जॉन की पैदाइश स्कॉटलैंड की थी। छुटपन में माता पिता अमेरिका ले गए। पिता क्या थे? जल्लाद थे। खूब शराब पीते, हरदम नाखुश रहते। जॉन और उसकी माँ को बेरहमी से पीटते। जॉन 15 साल का था जब पिता ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मैकफी की पढ़ाई चालू रही। वो कॉलेज पहुंच गया। उसने बीए इन मैथमेटिक्स के कोर्स में दाखिला लिया। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो घर घर जाकर झांसा देता। लोगों से कहता, तुम लॉटरी जीते हो, तुम्हें मैगजीन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिला है, बस शिपिंग वगैरह का चार्ज खर्च देना होगा। लोग झांसे में आ जाते। जॉन की खूब कमाई होती। इतनी कमाई की पढ़ाई का भी खर्च निकलता और जमकर शराब पीने के भी पैसे आ जाते। ग्रेजुएशन हो गया। उसने पीएचडी में दाखिला लिया, मगर एक जूनियर के साथ सेक्स करते हुए पकड़े जाने के बाद पीएचडी के दरवाजे बंद हो गए। जॉन ने एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ी, मगर एक दफा गांजा बेचते हुए पकड़े जाने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। जॉन की एक खासियत थी, वो एकदम कॉन्फिडेंस से झूठ बोल लेता था। इसी आत्मविश्वास से उसने फर्जी रिज्यूमे बनाया। रेलवे के लिए काम करने वाली एक कंपनी में नौकरी पाली। इस दौर तक आते आते जॉन ने नशे में खूब प्रमोशन कर लिया था। अब वो रात दिन ड्रग्स लेता रहता। इसी ड्रग्स की आदत के चलते नौकरी गई, शादी टूटी, जो इक्का दिक्का दोस्त थे वो भी रुखसत हो गए। जॉन उस कगार पर पहुंच गया जहां उसे रह रह कर आत्महत्या करने का जी करता। फिर किसी की सलाह से जॉन ने एक मनोवैज्ञानिक की मदद ली और इसके बाद जाकर उसकी जिंदगी ढर्रे पर वापस लौटी। वो एक टेक कंपनी के लिए काम करने लगा। अब आते हैं 1986 के साल पर। एक रोज जॉन एक मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। इसमें उसे ब्रेन वायरस पर एक आर्टिकल दिखा। बस यहीं से जॉन की जिंदगी बदल गई। उसने तय किया कि अब वो एंटीवायरस प्रोग्राम्स बनाएगा। उसने एक छोटी सी कंपनी बनाई। अपने ही नाम पर उसका नाम रखा, मैकफी एसोसिएट। वो कंप्यूटर्स को वायरस से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाने लगा। अपने पहले कोड प्रोग्राम को उसने नाम दिया वायरस स्कैन। शुरुआत में वो अपना बनाया एंटीवायरस बड़ी बड़ी कंपनियों को मुफ्त में बांटता। कहता कि वो एंटीवायरस इस्तेमाल ना करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर रिस्क घटाना है तो एंटीवायरस यूज करना ही चाहिए। 5 साल के भीतर फॉर्च्यून 100 की करीब आधी कंपनियां मैकफी का एंटीवायरस यूज करने लगी। उन्होंने मैकफी को लाइसेंस फी भी देना शुरू किया। 1990 आते आते मैकफी की सालाना कमाई करोड़ों में पहुंच गई। 1992 में मैकफी एसोसिएट पब्लिक कंपनी बन गई। जॉन के पास करीब 600 करोड़ रुपए के स्टॉक आ गए। 2 साल बाद 1994 में उसने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। उसके एग्जिट के बाद भी कंपनी का ऊपर बढ़ना रुका नहीं। आगे चलकर 2010 में कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल ने इसे खरीद लिया। खैर, हम दोबारा जॉन की कहानी पर लौटते हैं। मैकफी एसोसिएट से निकलने के बाद भी वो टेक बिजनेस में बना रहा। उसने फायरवॉल सॉफ्टवेयर्स बनाने वाली कंपनी में निवेश किया। विंडोज के लिए इंस्टेंट मैसेज और चैट प्रोग्राम्स बनाने वाली कंपनियों में पैसा लगाया। निवेशक होने के अलावा जॉन बिजनेस गुरु भी हो गया था। स्टार्टअप्स शुरू करने वाले उससे सलाह लेते थे। बिजनेस स्कूल उसे लेक्चर देने बुलाते थे। कुल मिलाकर अब जॉन के पास पैसा और प्रतिष्ठा दोनों थी। फास्ट फॉरवर्डेड करके आते हैं नई सदी पर। ये 2007-2008 की बात है। दुनिया में वैश्विक मंदी आ गई। मैकफी का बिजनेस धराशायी हो गया। उसके निवेश डूब गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदी के पहले उसके पास करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। मंदी के चलते उसकी वैल्यू लुढ़क कर करीब 30 करोड़ रुपए पर आ गई। 1992 में एक और वायरस आया, माइकल एंजोला। मैकफी ने माइकल एंजोला से जुड़े सनसनीखेज दावे किए। कहा, ये दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स को तबाह कर देगा। मीडिया मैकफी को हाथों हाथ लेने लगी। मीडिया कवरेज के रास्ते मैकफी की
वार्निंग दूर दूर तक फैल गई। उसके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बिक्री रातों रात कई गुना बढ़ गई। मैकफी ने माइकल एंजेलो से जो खतरे बताए थे वो गलत साबित हुए। उस वायरस ने उतना नुकसान नहीं किया। वायरस का रिजल्ट जो भी हो, मगर 6 महीने के भीतर मैकफी कंपनी की आय 50 गुना तक बढ़ गई। वो एंटीवायरस मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गया। अब हम नई सदी में प्रवेश करते हैं। सदी के पहले दशक में दुनिया को एक बड़ा झटका लगा। 2007-8 में वैश्विक मंदी आ गई। मैकफी का बिजनेस धराशायी हो गया। उसे बहुत नुकसान हुआ। बिजनेस के अलावा भी जॉन पर कई मुसीबतें मंडरा रही थीं। कई लोगों ने उस पर नालिश ठोक दी थी। जॉन को डर था कि कहीं उसे भारी आर्थिक मुआवजा ना भरना पड़े। इस आशंका से बचने के लिए जॉन ने बनाया एक एस्केप प्लान। उसने देश छोड़ने की सोची। उसे लगा, अगर सब कुछ छोड़कर कहीं और चला जाऊं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शायद इसीलिए जॉन ने अमेरिका के करीब करीब अपनी समूची जायदाद नीलाम कर दी। घर, कार, अपना प्राइवेट एयरपोर्ट सब बेच दिया। सारा पैसा बटोरकर वो जा पहुंचा ब्लीज। ये सेंट्रल अमेरिका में बसा एक छोटा सा देश है। एक तरफ घने जंगल, दूसरी तरफ खूबसूरत समंदर। अप्रैल 2008 में यहीं पर शिफ्ट हो गया जॉन। जल्द ही जॉन के दिल में शहंशाहों की तरह जीने की इच्छा जागी। वो ऐसा जीवन जीना चाहता था जो आलीशान हो, जहाँ कोई चिंता, कोई शोर, कोई रोक टोक ना हो। उसने नदी के किनारे एक आलीशान घर बनवाया। वो यहाँ चैन से पियानो बजाता और गाने गाता। इस घर में सब कुछ था सिवाय इंटरनेट के। इंटरनेट क्यों नहीं था? क्योंकि जॉन को अब इंटरनेट पर यकीन नहीं रहा। उसे लगता इंटरनेट के चलते उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, उसे फॉलो किया जाएगा। बलीज में जॉन की जिंदगी के कई पक्ष बड़े स्याह थे। मसलन नाबालिग गर्लफ्रेंड्स। वो खुलकर मानता कि उसकी गर्लफ्रेंड नाबालिग है, बल्कि वो एक साथ कई नाबालिगों से संबंध बनाने की बात भी कबूलता। जवान बने रहने के लिए टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेता। ऐसा नहीं कि जॉन बस मौज मस्ती ही कर रहा था, उसने कई बिजनेस भी शुरू किए। जॉन अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा था, मगर ब्लीज में बनाई गई ये हसीन दुनिया ज्यादा दिन तक हसीन नहीं रही। उसकी गतिविधियां सरकार के निशाने पर आ गई। आरोप था कि जॉन अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा है ताकि वो बड़े स्तर पर ड्रग्स का कारोबार कर सके। हमने एपिसोड की शुरुआत में आपको जॉन के खेले रशियन रूलेट का किस्सा सुनाया था। वो घटना जिन पत्रकार के आगे हुई उनका नाम है जोशुआ डेविस। उन्होंने वायर्ड के लिए जॉन मैकफी का डिलीटेड प्रोफाइल लिखा है। उन्होंने वायर्ड के लिए जॉन मैकफी का डिलीट प्रोफाइल लिखा। वो इसी प्राइवेट आर्मी वाले आरोप के सामने आने के बाद जॉन का इंटरव्यू लेने पहुंचे थे। खैर, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और प्राइवेट आर्मी वाले आरोप को लेकर बलीज सरकार ने जॉन के घर पर कई बार छापा मरवाया। ये केस सॉल्व भी नहीं हुआ था कि नवंबर 2012 में जॉन पर अपने पड़ोसी की हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे अरेस्ट किया। उसे कुछ दिनों तक जेल में रखा गया। इस प्रकरण के बारे में बताते हुए जॉन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया था। वो कोठरी 10 बाय 10 की थी। मैं सीमेंट की नंगी और ठंडी फर्श पर बैठा रहता। वहाँ पेशाब की भभकती सी गंध भरी रहती। कोठरी के किनारे प्लास्टिक का एक कंटेनर था, वैसा ही डिब्बा जिसमें दूध लाते हैं, उसी को काटकर टॉयलेट बना दिया गया था। कहने को वो लॉग अब क्वीन स्ट्रीट पुलिस थाने का हिस्सा था, मगर सारे लोग उसे पेशाब घर कहते थे। जॉन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ था, न ही आरोप तय हुए थे। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को जॉन के घर से बिना लाइसेंस की 2 रिवॉल्वर मिली थी। वो जॉन की सफाई से संतुष्ट नहीं थे, मगर बहुत कोशिश के बाद भी पुलिस को जॉन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जॉन छूट गया, मगर अब उसे बलीज में रहना रिस्की लग रहा था। उसने वहां से भागने की कोशिश की।
खबर आई कि उसे ग्वाटेमाला में अरेस्ट किया गया है। उसे अवैध तरीके से देश में घुसने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जॉन ने कहा वो असाइलम चाहता है, मगर ग्वाटेमाला ने उसे अमेरिका डिपोर्ट कर दिया। जॉन अमेरिका क्यों जाना चाहता था? जॉन जिस अमेरिका से भाग कर गया था, हालात ने उसे वापस वहीं पटक दिया, मगर यहाँ भी उठापटक चलती रही। उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने और हथियार रखने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। इसके बाद 2016 में खबर आई कि वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। अपने कैंपेन वीडियो में जॉन ने कहा, उनके लिए जो मेरी तरह क्रेजी हैं। 2019 में फ्लोरिडा की एक अदालत ने एक मर्डर केस में जॉन को मुआवजा भरने का आदेश दिया, मगर जॉन ने इससे इनकार कर दिया। उसने ट्विटर पर चुनौती देते हुए लिखा, पिछले 11 साल में मुझ पर 37 मुकदमे हुए, मैंने इनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। आगे के सालों में जॉन पर क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड करने और टैक्स चोरी के मामले चले। जॉन का कहना था कि उसे टैक्स भरना पसंद नहीं है। कार्यवाही से बचने के लिए वो फिर से देश छोड़कर भाग गया। खबरों के मुताबिक कई महीनों तक वो समंदर में एक जहाज पर रहा। लंबी आंख मिचौली के बाद 3 अक्टूबर 2020 को बार्सिलोना एयरपोर्ट पर वो अथॉरिटीज के हाथ लग गया। उस रोज जॉन बार्सिलोना से फ्लाइट पकड़कर इस्तांबुल जा रहा था। स्पेनिश पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तब से ही अमेरिका जॉन को अपने सुपुर्द किए जाने की मांग कर रहा था। जॉन की अपील थी कि उसे अमेरिका ना भेजा जाए। उसने अदालत से कहा था, मैं 75 साल का हूँ, अगर मुझे अमेरिका भेजा जाता है और वहाँ मुझे सजा होती है तो मुझे बाकी की उम्र जेल में गुजारनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ स्पेनिश अदालत ये अन्याय नहीं होने देगी। 23 जून को स्पेन की हाई कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। उसने जॉन के प्रत्यार्पण पर मोहर लगा दी। इसी फैसले के कुछ घंटों बाद जॉन के मरने की खबर आई। अथॉरिटीज के मुताबिक वो अपनी कोठरी में फंदे से लटका मिला। रशियन रूलेट खेलकर रोमांचित होने वाले जॉन मैकफी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत खबरों को जानने के लिए बने रहिए CIN न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।